हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एएस फार्मा ट्यूटर। और आज हम डिस्कस कर रहे हैं बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स को, जिसमें हम दो ब्रॉड क्लासेस की पेनिसिलिन और सिफेलोस्पोरिन इनको डिस्कस करेंगे। तो ये कीमोथेरेपी का थर्ड पार्ट है। इससे पहले जो दो पार्ट हैं उनमें हमने सल्फोनामाइड और एंटीफंगल ड्रग्स को डिस्कस किया था। तो अगर आपने उन दोनों पार्ट को नहीं देखा है तो उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है, उन्हें भी ज़रूर से देखिएगा, क्योंकि जो ये कीमोथेरेपी यूनिट है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें से 100% क्वेश्चंस आते हैं, तो इसे ध्यान से समझना है और पढ़ना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स क्यों कहा जाता है इन्हें बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स? तो इसके अंदर जो दो मेजर ग्रुप है, पेनिसिलिन और सिफेलोस्पोरिन, इसके अंदर जितने भी एंटीबायोटिक्स आएंगे, जितने भी ड्रग्स आएंगी, उनके जो स्ट्रक्चर होता है उसमें एक चीज कॉमन होगी, बीटा लैक्टम रिंग। तो ऐसी होती है बीटा लैक्टम रिंग, इसे कहा जाता है बीटा लैक्टम रिंग। तो जितने भी एंटीबायोटिक्स हैं जिनके स्ट्रक्चर के अंदर ये बीटा लैक्टम रिंग पाई जाएगी, उन्हें क्या कहा जाएगा? बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स कहा जाएगा। तो पेनिसिलिन से स्टार्ट करते हैं। पेनिसिलिन का बेसिक स्ट्रक्चर सबसे पहले समझ लेते हैं कि क्या होता है। तो जितनी भी पेनिसिलिन है सबके अंदर एक ही बेसिक केमिकल स्ट्रक्चर पाया जाएगा। एक बीटा लैक्टम रिंग होगी, एक थायाजोलिडीन रिंग होगी, और एक जो साइड चेन होगी उसके अंदर 6 अमाइनो पेनिसिलिनिक एसिड होगा, उसकी साइड चेन होगी। तो बेसिक स्ट्रक्चर क्या है? बीटा लैक्टम रिंग, थायाजोलिडीन रिंग और एक साइड चेन जिसमें 6 अमाइनो पेनिसिलिनिक एसिड है, जुड़ा हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं। तो जो पेनिसिलिन है वो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स है, क्योंकि अभी हमने पढ़ा, क्योंकि इसके अंदर बीटा लैक्टम रिंग है। तो ये क्या है, किसके अंडर आएगी? किसके कैटेगरी के अंडर? बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक के कैटेगरी के अंडर आएगी। ये बैक्टीरिसाइडल होती है, क्योंकि ये जाकर के सीधा बैक्टीरिया को किल करती है। सबसे पहले अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के नाम का जो साइंटिस्ट था उसने इसे सबसे पहले डिस्कवर किया था 1928 में। ये एक मोल्ड है पेनिसिलिनियम नोटेटम, उसके अंदर से निकाला जाता है ये। बट आजकल क्या है, कॉमर्शियली इसे पेनिसिलियम कायरोसोजनम इसके अंदर से निकाला जाता है। सबसे पहले जो इसका क्लिनिकल ट्रायल है, ये सबसे पहले ऐसी एंटीबायोटिक्स है जिसका जो क्लिनिकल ट्रायल है 1941 में यूएस सोल्जर्स के ऊपर किया गया था, वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान। तो इसमें क्या था, ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव पाई गई थी, फिर इसका यूज़ आगे होने लग गया। तो जो ये पेनिसिलिन है, इसकी क्लासेस को देख लेते हैं। तो दो क्लासेस है इसकी, नेचुरल और सेमी सिंथेटिक। नेचुरल में फर्दर दो सब क्लासेस हैं, एसिड लेबाइल और एसिड रेजिस्टेंट। एसिड लेबाइल क्या है? एसिड ड्रग जो एसिड मीडिया में जाकर के डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। तो इसके अंडर जितनी भी क्लासेस होंगी पेनिसिलिन की, वो सारी की सारी एसिड में जाकर के डिस्ट्रॉय हो जाएगी, एसिड में जाकर के खराब हो जाएंगी। तो इनकी कोई भी ओरल फॉर्मुलेशन, मतलब कि टैबलेट, कैप्सूल, सिरप वगैरह, ये सब पेनिसिलिन के नहीं बनाए जा सकते इनके। तो इसके अंदर कौन कौन सी ड्रग्स आ गई? पेनिसिलिन जी, जिसे बेंजाइल पेनिसिलिन भी कहा जाता है, प्रोकेन पेनिसिलिन जी, बेंजाथीन पेनिसिलिन जी। एक इसकी दूसरी क्लास है एसिड रेजिस्टेंट। ये क्या है कि एसिड को रेजिस्ट करती है, एसिडिक इन्वायरमेंट में डिस्ट्रॉय नहीं होती। तो ये उसमें कौन सी ड्रग आ गई? पेनिसिलिन वी, जिसे फिनॉक्सी मिथाइल पेनिसिलिन भी कहा जाता है। फिर सेमी सिंथेटिक, इस पे आगे बढ़ते हैं। तो इसके अंदर फर्दर 3 सब क्लासेस हैं, पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंट पेनिसिलिन, एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन और बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर। पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंट पेनिसिलिन, इसके अंदर क्या है? मेथिसिलिन, क्लॉक्सासिलिन और डाइक्लॉक्सासिलिन आ गई। ये होता क्या है? एक पेनिसिलिनेज नाम का एंजाइम होता है जो क्या है, पेनिसिलिन को डिस्ट्रॉय कर देता है, खराब कर देता है। तो ये सारी की सारी जो क्लास ऑफ पेनिसिलिन है वो इस एंजाइम के खिलाफ रेजिस्ट रहेंगी, इसके इन्वायरमेंट में आकर के भी डिस्ट्रॉय नहीं होंगी, खराब नहीं होंगी, खत्म नहीं होंगी। तो वो सारी की सारी ड्रग्स ये तीनों हैं। एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम को देख लेते हैं। तो 3 इसकी सब क्लासेस हैं, अमाइनो पेनिसिलिन, कार्बोक्सी पेनिसिलिन और यूरिडो पेनिसिलिन। अमाइनो पेनिसिलिन में एम्पिसिलिन, बेका एम्पिसिलिन और एमोक्सिसिलिन आ गए। एम्पिसिलिन और एमोक्सिसिलिन ये तो आपने सुन भी रखा होगा। कार्बोक्सिली पेनिसिलिन, इसमें क्या आ गया? कार्बेनिसिलिन। यूरिडो पेनिसिलिन में पाइप्रासिलिन और मेजलोसिलिन, ये सब आ गए। बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर, ये भी एक एंजाइम होता है बीटा लैक्टमेज करके, जो कि क्या करता है, बीटा लैक्टम जो रिंग होती है उसे जाके डिस्ट्रॉय कर देता है। तो स्ट्रक्चर में से अगर बीटा लैक्टम रिंग ही गायब हो गई तो क्या होगा? किसी फायदे की नहीं है ये मेडिसिन। तो ये जो
क्लास ऑफ ड्रग है वो पर्टिकुलरली इस बीटा लैक्टमेज एंजाइम के खिलाफ जो है काम करती हैं और इस इन्वायरमेंट में आकर के भी खराब नहीं होती, डिस्ट्रॉय नहीं होती। तो वो कौन कौन सी ड्रग्स है इसके अंडर? क्लेवुलेनिक एसिड, सल्बेक्टम और टेजोबेक्टम एटसेट्रा, ये कुछ ड्रग्स है इसके। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात की जाए तो बड़ा ही आसान सा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। किसी भी बैक्टीरिया के लिए उसकी सेल वॉल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है और ये जो पेंसिलिन है वो क्या करती है, ये जा करके सीधा उस बैक्टीरिया की सेल वॉल को ही डिस्ट्रॉय कर देती है, उस वॉल को ही खत्म कर देती है। तो अगर किसी भी बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है जो उसे प्रोटेक्ट कर रही है, अगर वो ही डिस्ट्रॉय हो गई तो वो किसी काम का नहीं रहेगा और धीरे धीरे क्या है, खत्म हो जाएगा। तो होता क्या है कि जो ये सेल वॉल है वो पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी हुई होती है, जिसमें ग्लाइकोन के 2 अमीनो शुगर्स का यूज किया जाता है, एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड और एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन। इन दोनों को मिला करके जो सेल वॉल है वो बनी हुई होती है बैक्टीरिया की। तो होता क्या है कि ये इन दोनों की क्रॉस लिंकिंग हो जाती है। जैसे हमने एंटी फंगल ड्रग्स में क्या पढ़ा था ना कि क्रॉस लिंकिंग हो जाती है, ऐसे ऐसे क्रॉसेस बन जाते हैं, जैसे कि बैडमिंटन का नेट होता है ना, वैसे क्रॉस क्रॉस मिल करके बना लेता है, जो कि रेजिस्ट करता है बाकी चीज़ों को, ड्रग्स वगैरह को, और एक हार्ड और रिजिड सेल वॉल का निर्माण करता है, बनाता है उसे। तो क्या होता है कि ये जो दोनों एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड और एन एसिटाइल ग्लूकासामीन है, ये दोनों क्या है, एक तीसरे ट्रांसपेप्टाइडेस एंजाइम के साथ मिल करके क्लीवेज करते हैं, लिंकिंग बनाते हैं, क्रॉस लिंकिंग बनाते हैं। तो बेसिकली क्या है इंपॉर्टेंट चीज कि जो ये ट्रांसपेप्टाइडेज नाम का एंजाइम है वो इन दोनों की क्रॉस लिंकिंग करवाने में हेल्प करता है, क्रॉस लिंकिंग करवाता है, और उस प्रोसेस को ट्रांसपेप्टाइडेशन कहा जाता है। तो अगर कोई भी मेडिसिन, मतलब कि जो ये पेनिसिलिन है, बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स जितने भी हैं, वो क्या करते हैं, जा करके सीधा इस ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम को ही इनहिबिट कर देते हैं। तो अगर ये ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम होगा ही नहीं तो इन दोनों की क्रॉस लिंकिंग होगी ही नहीं। क्रॉस लिंकिंग नहीं होगी तो सेल वॉल डेफिशिएंट बैक्टीरिया बनेंगे और वो आसानी से मार दिए जाएंगे हमारे इम्यून सिस्टम के द्वारा, वो आराम से ही उसे सफाया कर देगा। तो ये क्या है कि ऐसे अपना असर शो करती है। और ये सारी की सारी बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स जो है उन सबका एक ही काम होता है, ये जा करके सीधा ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम को ही इनहिबिट करती है। आगे बढ़ते हैं इसके थेराप्यूटिक यूजेस में। तो ये अब्सेसिस, बीटा हेमोलिटिक, स्ट्रेप्टोकोकस डिजीज, मेनिंजाइटिस, ओटिटिस मीडिया, निमोनिया, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, टूथ गम इन्फेक्शन और वेनेरियल डिजीज जिसमें साइफिलिस और गोनोरिया आते हैं, एंडोकार्डिटिस जो कि स्ट्रेप्टोकोकी के द्वारा हो जाता है, इन सब में क्या है, इसका थेराप्यूटिक यूज है पेनिसिलिन का। इसके साइड इफेक्ट्स देखे जाए तो डायरिया कॉज करती है और एलर्जी कॉज करती है। ये 7 से 10% लोगों में देखा गया है कि ये जो पेनिसिलिन है वो एलर्जी कॉज करती है। इसके डिस्पेंसिंग के साथ इशू क्या आता है कि इसे एम्प्टी स्टमक लेना होता है, क्योंकि ये फूड की जो एब्जॉर्प्शन है उसे भी स्लो कर देती है, धीरे धीरे एब्जॉर्ब होगा अगर कुछ खा लिया तो। और इन केस अगर कोई फ्रूट जूस ले लिया, कोला वगैरह ले लिया, मतलब सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह कोई ले ली, तो एसिड होने के कारण, एसिड मीडिया होने के कारण क्या है, ये क्या है, डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो ये इसके कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं। आगे बढ़ते हैं सिफेलोस्पोरिन में। तो जो सिफेलोस्पोरिन है ये एक सेमी सिंथेटिक एंटीबायोटिक्स का ग्रुप है जो कि एक फंगस से निकाले जाते हैं, एक्रोमोनियम नाम के। इसे पहले सिफेलोस्पोरियम ये कहा जाता था इस फंगस को, बट अब इसे इस नाम से जाना जाता है। तो इन सारी जो सेमी सिंथेटिक एंटीबायोटिक्स है इनका एक ग्रुप है जिसे सिफेलोस्पोरिन कहा जाता है। ये केमिकली पेनिसिलिन जैसे ही होते हैं, क्योंकि इनके न्यूक्लियस में भी क्या है, बीटा लैक्टम रिंग होगी, क्योंकि ये बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स के कैटेगरी के अंडर आने लग रहे हैं। तो इसके अंदर क्या होगा, एक बीटा लैक्टम रिंग होगी, ठीक है, और एक डाईहाइड्रोथायाजीन रिंग होगी, और एकाइल साइड चेन जो है इनके साथ एक जुड़ी रहेगी, फ्यूज रहेंगी। तो ये इनका बेसिक स्ट्रक्चर है और ये बहुत सारी जनरेशन में डिवाइडेड है। बेसिकली इनकी 4 जनरेशन है। तो इनकी जनरेशन क्या क्या है, मतलब कि ये इनकी क्लासिफिकेशन ही हो गई एक तरीके से, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन और फोर्थ जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन में सीफाड्रोक्सिल, सीफाजीडोमोन, सीफाजोलिन, सीफालेक्सिन, सीफालेथिन, ये सारी की सारी मेडिसिन आ जाएंगी जो कि ग्राम पॉजिटिव के खिलाफ
बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती हैं और ग्राम नेगेटिव जो बैक्टीरिया है उसके खिलाफ थोड़ा कम इफेक्टिव होती है। सेकेंड जनरेशन की बात करें तो सीफेलोकर, सीफामेंडोल्स, सीफोटिक्सिन, सीफोरानिड, सीफोनाइसिड एटसेट्रा, ये जो कुछ सिफेलोस्पोरिन की क्लास है वो क्या है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के खिलाफ बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहेंगी, बट ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के खिलाफ इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रहती, मॉडरेट इफेक्टिव होती है। थर्ड जनरेशन में सिफिक्सिम, सीफोपैराजोन, सीफोटैक्सिम, सेफ्पोडॉक्सीम, सेफ्टीजोसीम, सेफ्ट्रीएजोन, ये कुछ जो इसके अंडर में ड्रग्स आती हैं वो ग्राम नेगेटिव के खिलाफ बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहती है, बट ग्राम पॉजिटिव के खिलाफ बहुत ज़्यादा वीक होती है, वीक ग्राम पॉजिटिव के खिलाफ होती हैं। ये फोर्थ जनरेशन की बात करें तो सेफेपीन, सेफोजोप्रैन, सेफ्प्रीरोम और सेफक्विनोम, ये कुछ इसके अंडर में ड्रग्स हैं जो कि ग्राम नेगेटिव के खिलाफ बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं, और अगर इनकी एक्टिविटी को एक्सटेंड कर दिया जाए तो ये ग्राम पॉजिटिव के खिलाफ भी एक्टिव रहती हैं। आगे बढ़ते हैं इसके यूजेस पे। तो ये पेनिसिलिन के अल्टरनेटिव दी जाती है रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन में, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन वगैरह में यूज़ किया जाता है। अगर सॉफ्ट टिश्यू इशू हो गया या कोई स्किन इन्फेक्शन हो गई तो उस केस में इसका यूज़ किया जाता है। मेनिंजाइटिस और टाइफाइड फीवर वगैरह में इसका यूज़ किया जाता है। गोनोरिया और साइफिलिस, इस सब केसेस में इसका यूज़ किया जाता है। इसकी एडवर्स इफेक्ट की बात की जाए तो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो जाती हैं कुछ, जैसे कि अर्टिकेरिया, एनाफाइलेक्सिस, नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया कॉज करती हैं। ये नेफ्रोटॉक्सिसिटी कॉज करती हैं, न्यूट्रोपीनिया, थ्रोम्बोसाइटोपीनिया, और जो ये एक पर्टिकुलर ड्रग है थर्ड जनरेशन की सेफ्टाजाइडीन, ये इन दोनों चीज़ों को कॉज करती है। ब्लीडिंग डिसऑर्डर हो जाता है। सीफोप्राजोन जो थर्ड जनरेशन की एंटीबायोटिक है उसके खिलाफ ब्लीडिंग डिसऑर्डर वगैरह कर देती है। और एलर्जिक हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होती है और अल्कोहल के साथ इनका यूज़ करने से मना किया जाता है। तो ये सब इसके कुछ एडवर्स इफेक्ट थे। तो आज अब हमारी ये जो दोनों ब्रॉड क्लासेस है वो कंप्लीट हो गई, और इन्हीं में से ही जो है ज़्यादातर क्वेश्चंस आते हैं, यही इम्पोर्टेंट क्लास है। और डिप्लोमा सेकेंड ईयर में भी जो है इन दोनों को ही सिलेबस में इंक्लूड किया गया है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू ऑल, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को करिए लाइक, चैनल को करिए सब्सक्राइब।